सबसे पहले मैं देश में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों को कोट कोट नमन करता हूं। सामाजिक क्रांति के अवधूत विद्या फुले जी, आरक्षण के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता और करोड़ों करोड़ों गरीबों, मजदूरों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाड़गे, कर्पूरी ठाकुर एवं साथ ही साथ उत्तर भारत में इन महापुरुषों के विचारों के कारणों को आगे बढ़ाने वाले महामना रामस्वरूप वर्मा जी, पेरियार अजय सिंह यादव जी, बिहार के गरीब कहे जाने वाले बाबू शहीद बाबू जगदेव कुशवाहा जी, और साथ ही साथ सामाजिक क्रांति के महानायक, सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के प्रणेता मानव कांशीराम साहब जी को कोट को नमन करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। आज इस मंच पर हम सबके बीच में विराजमान पार्टी के संरक्षक माननीय धनगर जी, राष्ट्रीय महासचिव माननीय पूर्व सांसद रामपक्ष वर्मा जी, हमारे बीच में कई बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे भाई भगवती प्रसाद सागर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे भाई के गौतम जी, हमारे मंच पर विराजमान पूर्व जिलाध्यक्ष सनाम सम्मानित बीडी नकवी साहब जी, और साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित हमारे पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं भाई सूरज पाल सिंह कश्यप जी, भाई अतर सिंह पड़े जी, और इसके साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे बड़ी सम्मानित साथी भाई नागेश्वर गौड़ जी, जय श्याम सुंदर राजभर जी, सम्मानित शर्मा जी, कन्हैया शर्मा जी, हमारे पहलवान सम्मानित भोला यादव जी, भाई गोरख वर्मा जी, और सभी प्रदेशों के आए हुए हमारे संगठन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले हमारे विधानसभा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हमारे सम्मानित साथी भाई दिलीप चौधरी जी, बबलू मौर्य जी, रजनीश जी, रजनीकांत जी, भाई विद्यानाथ कमल जी, गोरख प्रसाद जी, शालिग्राम मौर्य बस्ती जी, बबलू मौर्य अम्बेडकर जी, और इसी के साथ साथ भाई गुलाब मौर्य जी, और तमाम साथियों, हमारे वरिष्ठ महिला नेत्री शकुंतला भारती जी, और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय कोरी सुभाष चंद्र रैनी जी, प्रदेश के विभिन्न जिलों के जहां पर गठन का कार्यक्रम हो चुका है, वहां से आए हुए हमारे जिलाध्यक्ष और उनके जिला के कमेटी के सभी सहयोगी साथीगण, साथ ही साथ अभी तमाम जिलों में जिला कमेटियां बननी है
बहुत से लोगों ने अपने काम करने की इच्छा भी जाहिर की है। यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने लिखित रूप से भी जिम्मेदारी देने की मांग भी की है, क्योंकि बीच में लोकसभा चुनाव के कारण संगठनात्मक कार्य रोक दिया गया था और इसीलिए लगभग 15-20 जिलों का ही गठन हो पाया था। शेष जिलों का गठन अब अभियान जारी किया जाएगा। हम अपने जो केंद्रीय हमारे पदाधिकारी हैं और साथ ही साथ हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं, क्योंकि अभी राष्ट्रीय कार्य समिति का भी विस्तार होना है और इसके साथ ही साथ मंडलवार हर मंडल के प्रभारी बनाए जाने हैं, जिनकी देख रेख में मंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों का संगठन, जिलों के संगठन का कार्य भी संचालित किया जाएगा। ये बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। साथियों, जो परिणाम आए हैं उस परिणाम से जितना मैं दुखी हूं उतना भी प्रसन्न भी हूं, क्योंकि इस हार में मेरी जीत दिखाई पड़ रही है। आप जानते हैं, संविधान बचाओ भाजपा हटाओ नारा मेरा दिया हुआ, आरक्षण बचाओ भाजपा हटाओ का नारा मैंने दिया, लोकतंत्र बचाओ भाजपा हटाओ का नारा भी मैंने दिया, देश बचाओ प्रसाद मौर्य भले हार गए हो, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का एजेंडा जीत गया है। जिस भाजपा को घमंड था और घमंड में बोला था, कहा था अब की बात 400 के पास, जिस भाजपा को घमंड था इस बार हम संविधान बदलेंगे, जिस भाजपा को घमंड था कि देश में जन्मे संतों गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा को खत्म कर जमीन दोष कर हम मनु का संविधान लाएंगे। आज उन सारे घमंडी लोगों का घमंड खत्म हुआ है और ये उस दिन देखने को मिला जब पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी जी, तो प्रायश्चित स्वरूप उस भारतीय संविधान को एक बार नहीं कई बार अपने माथे, लेकिन इसके बावजूद साथियों, अच्छे और बुरे में अंतर करने की क्षमता आनी चाहिए, तभी आप लोकतंत्र। आखिर चंद्रशेखर रावण भी तो संविधान बचाने वालों की लाइन में थे, लेकिन संविधान बचाने वाले लाइन में जब संविधान बचाने वाले चंद्रशेखर रावण को एलाइन के लोगों ने टिकट नहीं दिया तो टांग ठोक करके वो नगीना क्षेत्र की जनता के बीच में गया। नगीना क्षेत्र की जनता ने उस हीरे को परखा और 1, 2, 3, 4 हजार नहीं 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जिता करके साबित किया। ये काम कुशीनगर वाले नहीं कर पाए, ये काम कुशीनगर वाले नहीं कर पाए।
जरा कुशीनगर के लोग जो आए हैं वो हाथ खड़ा कर दें, हाथ उठा दें और नीचे कर दें। हमने इसलिए कहा कि अगर लाख अच्छाई स्वामी प्रसाद मौर्य के अंदर है, तारीफ करते नहीं सकते हैं, तो वोट देने में स्वामी प्रसाद मौर्य से नफरत क्यों? जब आप ये कहते हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे लिए ये किए, स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे लिए ये किए, कॉलेज के लिए किए, सड़क ये बनवाए, बिजली ये दिए, हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक खुलवाए, हमारे यहाँ आश्रम विद्यालय खुलवाए, हमारे गांव में स्कूल खुलवाए, जब सारी काम स्वामी प्रसाद मौर्य करते हैं तो निकम्मों को वोट क्यों? क्या यही लोकतंत्र है? कोई आदमी काम क्यों करेगा? जब निकम्मे लोगों को ही बार बार चुन के जाना है तो पब्लिक में कोई काम क्यों करेगा? अभी हमारे नूरलैन अंसारी जी कह रहे थे, उसला पंचायत में बड़ी मजबूती से लगे थे कि कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो भेदभाव की परिस्थिति पैदा किसने की? कुशीनगर के लोगों ने पैदा की। जिस सांसद को पानी विज्ञापन कर जाते थे, अंत में उसी सांसद को आपकी गलतियों ने जिता दिया, तो स्वाभाविक रूप से वो दुष्परिणाम कौन भोगेगा? कुशीनगर के लोग भोगेंगे, दूसरे जिले के लोग नहीं भोगेंगे। 5 साल तक जिसने आपको दुत्कारा, फर्जी मुकदमे में फंसाया, प्रताड़ित किया, परेशान किया और साथ ही साथ तमाम लोगों की जमीनें हट दी, जबरदस्ती खेत कब्जा किया, बिना पैसे दूसरों के खेत पे कब्जा किया, आपने सब जानते हो। फिर भी उसके बाद वो जबरदस्त वोटों से जीतता है क्यों? क्या आपने सही ढंग से वोट देने में अपना निर्णय किया? यही गलती अगर बार बार करनी है तो कोई किसी भी जिले में स्वामी प्रसाद मौर्य वाले काम क्यों करेगा? इसलिए साथियों, यह कहना कि इंडिया अलायंस की हवा थी, हम कहा कहना नहीं हवा थी, इंडिया अलायंस की हवा। दूसरा, आपके तुम में क्यों सम्मिलित होगा? अपने आप में आप सवाल खड़ा कर देते हो। बहरहाल यहां तो वही आए हैं जिन लोगों ने मेहनत किया, फिर भी मेहनत का नतीजा नकारात्मक रह गया। कौन? जो एक शब्द बोल नहीं सकता। और जीता कौन? जो 5 साल तक आपको लपियाया है और फिर अब 5 साल तक वो लपियाएगा। तो स्वाभाविक रूप से ये लोकतंत्र नहीं है, ये संविधान की मंशा नहीं है। आपको जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से वोट देने का अधिकार दिया, वो इसलिए नहीं दिया, वो इसलिए दिया कि इस वोट के माध्यम से आप अपनी बिगड़ी बना सकते हो, निकम्मे जनप्रतिनिधियों को बाहर का रास्ता दिखा सकते हो, आप अपने गोल के लोगों को जिताकर प्रतिनिधि बनाकर अपना राजा पैदा कर सकते हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था ना भारतीय संविधान देने के बाद कि अभी तक राजा रानी के पेट से पैदा होगा, यानी गुलाम की हालत से आपको निजात दिलाने के लिए ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें वोट देने का अधिकार दिया था। यानी
ये वोट क्या जो आपके वोट की, यह जो कुल नहीं हुआ, इससे हमें सबक सीखने की आवश्यकता है। हम घर नहीं बैठेंगे, हम हताश और निराश भी नहीं होंगे। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमारा विचारधारा कोई नया नहीं। यहां तक कि तमाम इनके साथ अमानवीय दुर्व्यवहार भी हुए, उत्पीड़नात्मक घटनाएं भी घटी। ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर के साथ क्या नहीं हुआ, जो पढ़े लिखे लोग जानते होंगे। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे नहीं अमर हो गए कि पैदा हो गए और आसमान में चल गए। पूरी जिंदगी कदम कदम पर उनको जलाते झेलनी पड़ी। उन्होंने देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान होने के बावजूद भी डॉक्टर अम्बेडकर को आज है वहां पर समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे की बात नहीं हो सकती है। इसीलिए भारतीय संविधान के माध्यम से उन्होंने व्यवस्था किया कि हमारा भारतीय संविधान समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा पर आधारित समतामूलक समाज की स्थापना की पक्षधर और दुनिया के सभी विद्वान थे। बड़ी प्रकार की नौकरी उनको दुनिया के किसी देश में मिल सकती थी, लोग उनको हाथों पर लेने में तैयार थे। लेकिन उन्होंने हर चीज का त्याग किया, इसलिए कि देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान होने के बावजूद भी जब मेरे साथ जानवरों जैसी बदसलूकी होती है, तो जिस कौम में पैदा हुआ हूं, जिसको ओबीसी कहते हैं, उसमें शूद्र कहा करते थे, तो जब मेरे साथ ये व्यवहार होता है तो जिस कौम में पैदा हुआ हो तो शूद्र समाज के साथ क्या दुर्व्यवहार होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए साथियों, उन्होंने दुनिया का सबसे विद्वान होने के बावजूद भी हमारे सम्मान सम्मान की लड़ाई लड़ी, और उसी लड़ाई का नतीजा है कि हम आज सभी लोग आज धन धरती शिक्षा सम्मान से भी लड़ हुए हैं। अच्छे कपड़े भी पहनने का अवसर मिला है। स्वयं के क्षेत्र में मनचाहे तरीके से आगे बढ़ने के लिए दरवाजा भी खुला है। पहले तो हमारे बाप दादा पुरखों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, कपड़ा नहीं पहनने दिया जाता था, हर चीज बहुत मेहनत करने के बावजूद भी एक दिन का खाना नहीं मिलता था। जानवर से बदतर जिंदगी जीने के मजबूर होना पड़ता था। आप देखे होंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का महान तालाब आंदोलन, यानी जिस तालाब में गधे, कुत्ते, कौवे, चूहा, भैंस, गाय पानी पी लेते थे, लेकिन उसमें शूद्र समाज का व्यक्ति पानी नहीं पी सकता। यह आंदोलन किया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतनी तकलीफें झेली कब, जब दोहरी गुलामी,
एक मनोव्यवस्था की गुलामी थी, दूसरी अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी। आज तो ना अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी है, न मनोव्यवस्था की गुलामी है, क्योंकि मनोव्यवस्था की गुलामी को खत्म कर बाबा डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान देकर हमारे लिए एक नया रास्ता बन रहे हैं। क्या मुक्ति मिल गया क्या आपको? क्या आप और प्रतिभाशाली हैं इसलिए मिल गया क्या कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से 15/4, 16/4 अनुच्छेद के अंतर्गत जो आरक्षण का त्याग किया उसके तहत पिछड़े वर्गों को जो मंडल आयोग के तहत 27 हमारे वो पुरखे थे जो हमारे लिए मरे हैं, हमारे लिए जिए हैं, उनकी एक एक सांस हमारी चिंता के लिए निकली है। और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने पुरखों की विचारधारा को दफना रहे हैं, जिससे उन्होंने मुक्ति दिलाई, हम उसको गले लगा रहे हैं। इससे साथियों मैं कहना चाहता हूं, हम किसी से नफरत नहीं करते, हम किसी से घृणा नहीं करते, क्योंकि हम तो खुद ही घृणा और नफरत के शिकार हजारों साल तक रहे हैं। जो खुद हजारों साल तक नफरत और घृणा की नजर से देखा गया है, वो दूसरों को घृणा और नफरत की नजर से नहीं देख सकता। वो सम्मान का भूखा है और दूसरों को भी सम्मान देने का पक्षधर है। और डॉक्टर अम्बेडकर चाहते तो संविधान के माध्यम से बदले की भावना से उन लोगों के खिलाफ कुछ उल्टा लिख सकते थे जिन लोगों ने हजारों साल तक हमारे साथ भेदभाव किया, जात पात छुआछूत ऊंच नीच के नाम पर हमारे साथ बदसलूकी की, ज्ञान और समर्थ जिंदगी जीने के मजबूर किया, वो लिख सकते थे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने सबको, सबके सम्मान और स्वाभिमान की चिंता करते हुए सबको बराबर का हक दिया। और इसीलिए साथियों हम चाहते हैं जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा आज लुप्त होती जा रही है, ठहराव से आया है, खत्म होती जा रही है, उन विचारधारा को हम सब मिल करके आगे बढ़ाएं। अकेला चलना नहीं भाग पड़ता है, लेकिन एक एक मिलकर के अनेक हो जाते हैं। आपके हाथ में 5 उंगली है, कोई भी एक उंगली आपको आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन यही 5 उंगलियां जब मुट्ठी बन जाती हैं तो ये मुट्ठी इतनी ताकतवर हो जाती है कि आपसे भी ज्यादा ताकतवर वाला व्यक्ति इस मुट्ठी को खोलने में लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। इसे साथियों आपको इस तरीके से जुट होना है, इस तरह से नहीं रहना। इस तरीके से रहोगे तो कोई भी छोटा सा बच्चा भी आपकी उंगली को तोड़ देगा। और जब आप मुट्ठी के रूप में एक हो जाओगे तो एक बड़ी ताकत बन जाओगे। इसे साथियों मैं कहना चाहता हूं, आज मैं आपको इसलिए बुलाया, हम विचारधारा पर काम करने के लिए निकले थे। चुनाव हारना, चुनाव जीतना, इसमें कहीं आड़े नहीं आए।
है कि लक्ष्य भी आगे रखना चाहिए। हम करुणा मैत्री बंधुत्व की भावना से काम करेंगे। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मानव श्याम के विचारों पर आगे बढ़ेंगे। हमें याद है वो दिन जब मनोहर कांशीराम साहब पहली बार इलाहाबाद आए थे। गुरु प्रसाद मदन एडवोकेट थे, अभी भी हैं, काफी सीनियर एडवोकेट हैं। उनके साथ पहली बार मैं इलाहाबाद रेलवे स्टेशन विजिट करने गया और उनके यहां से रेलवे कॉलोनी में श्री आर.डी. राम जी थे, रेलवे अकाउंट अफसर थे। उनके घर में पहली बैठक हुई और पहली बैठक में कुल 7 लोग थे। सांसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आए थे। यद्यपि मैं उस समय युवा लोगों का प्रदेश महासचिव हो गया था, लेकिन गुरु प्रसाद मदन एडवोकेट जी हमारे ठीक और रहते थे, काफी सीनियर एडवोकेट थे। कुछ दिन उनके देख रेख में मैंने काम भी किया। उसके बाद मैं हाईकोर्ट चला गया था। हमने इस प्रसंग को इसलिए छेड़ा कि अकेले कांशीराम साहब आए थे, 7 लोगों की पहली बैठक की थी। मैंने सपने में नहीं सोचा था कि अकेला मानव कांशीराम पूरे उत्तर प्रदेश और देश की तस्वीर बदल देगा। लेकिन चलते रहे, वो चलते रहे, खाना और जिंदगी जीते रहे, भूखे प्यासे रह करके भी न थके न रुके, आगे बढ़ते रहे। तो साथियों, अगर अकेले मानव कांशीराम जी देश में अब चुनाव हारने पर न रुकने वाली है न ठहरने वाली है, न खुशियों में आकर हम आराम फरमा सकते हैं और न हारने पर कम बना करके हम इस रास्ते से विचलित हो सकते हैं। हमें इस रास्ते पर मजबूती के साथ आगे बढ़ना ही होगा। अभी हमारे कुछ साथियों ने कहा कि चुनाव परिणाम आए हैं, कार्यकर्ताओं के अंदर बड़ी हताशा निराशा होगी, अभी लोग आएंगे नहीं। मैं जानता था कि यहाँ लोग आएंगे, तो हमारे सहयोगी साथी ये मान रहे थे कि लोग नहीं आएंगे, इसलिए छोटे हाथ को किया। और हमको तर्क क्या दिया, कहा उसमें एसी लगी है इसलिए मैं उसको कर रहा हूं। हमने कहा और ज्यादा लोग आएंगे तो कहना नहीं, वो हाथ भर जाएगा। और वही लोग काम में आके हमसे बताने लगे कि जितना अंदर है उतना बाहर खड़े हुए हैं। तो साथियों, जिंदा कौम की यही पहचान है, जिंदा कौम की यही पहचान है और यही मिशन है। आप बिना रुके बिना डिगे अपनी विचारधारा पर आगे बढ़ते रहो। आज नहीं तो कल आपका होगा, आपकी कौन होगा। इसलिए साथियों, हमें मालूम है कि आपका लंच पैकेट आज संविधान बदलने वालों की शेखी
उतर गई। शेख चिल्ली डबल इंजन की सरकार बनी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ों का आरक्षण काट पीट करके जीत है कि जातियां आज भी पिछड़े के रूप में हमारे साथ लगी। इन 20 बूथ में आने वाली सभी जातियों का समावेश भी होगा और साथ ही साथ आपका जो संगठन है, जितने समाज के लोगों की सहभागिता होगी उतना ही वो मजबूत भी होगा, उतना ही वो मजबूत भी होगा। इससे साथियों, हमारे पूर्व मंत्रीगण बैठेंगे, हर मंडलवार प्रभारियों की नियुक्ति करेंगे। उनकी देखरेख में मंडलों के जिला कमेटियों का गठन होगा। जिला अध्यक्ष की देखरेख में विधानसभा कमेटियों का गठन होगा और जिला अध्यक्ष के सुपरविजन हाँ, हम तो ज्यादा है, पूरे जिले में तो ज्यादा ही। ये तो कि अभी कुछ ही में जल्दी में लोगों ने वहां पर 2 कमेटियां बनाई हुई है, सेक्टर कमेटी बनाई है। जिला अध्यक्ष अपनी टीम को सक्रिय करके कमेटियां बनवाए हैं। हमारे चुनाव लड़ने जो साथी गए हैं उनका भी उसमें बड़ी अहम जिम्मेदारियां थी, सहयोग था। लेकिन फिर भी अब केवल कागजी कोटा पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि ईमानदारी से 27 में रिजल्ट देने के लिए आपका संगठन बनना चाहिए। और एक चीज, दूसरी चीज, आपकी कमेटी अगर बन जाएगी तो हम एक जगह चैन से नहीं बैठेंगे। जातिवार गणना कराने की मांग को लेकर, आरक्षण को बचाने की मांग को लेकर, प्रदेश की अन्य ज्वलंत समस्याओं को लेकर के हम सड़क पर निकलेंगे। हम सड़क पर निकलेंगे। जिलेवार कार्यक्रम होगा और इत्तेफाक से 27 के पहले हम अपना ताना बाना मजबूत करेंगे। जिला स्तर पर भी सम्मेलन होंगे, मंडल स्तर पर भी सम्मेलन होंगे और एकाध बड़ा धमाका आने वाले समय में लखनऊ में भी होगा। रमाबाई अम्बेडकर मैदान जैसा मैदान भीड़ से खचाखच भरा जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, तैयारी अभी से शुरू हो जानी चाहिए। हर चीज निर्भर करता है संगठन पर। संगठन आपका मजबूत होगा तो हम प्रदेश में निकलेंगे सड़क पर संघर्ष के लिए, तो भी कार्यक्रम कामयाब होगा। सरकार के खिलाफ, जनजातीय अत्याचार के खिलाफ, जैसा कि नूरुल अंसारी जी ने कहा कि जनजातीय अत्याचार बढ़ गया, जब संगठन खड़ा होगा और जनजातीय अत्याचार के खिलाफ जिले जिले में प्रदर्शन होगा तो सत्ता पक्ष अपने आप शोभा सोचेगी और आवश्यकता पड़ेगी जिले में आके शक्ति प्रदर्शन से बात नहीं बनती। मंडल स्तर पर या प्रदेश स्तर पर भी शक्ति प्रदर्शन होगा। इसलिए जो सरकार का जंगल राज है वो रोने से खत्म नहीं होने वाला, बल्कि रोने से वो जनजातीय अत्याचार और बढ़ेगा। संघर्ष ही एक ऐसा है जिसके माध्यम से हम सरकार को
मुट्ठी में दबो सकते हैं, उसके गले को मुट्ठी से दबा सकते हैं। और इसीलिए साथियों, हम चाहते हैं कि जुल्म जाति अत्याचार के सामने अगर संघर्ष करने की आवश्यकता हो तो हमें पीछे मुड़ के न देखना पड़े कि हमारे पीछे लोग हैं या नहीं। अगर जिले में कोई आंदोलन हो तो मन चाह भीड़ जितना निर्देश जाए कि 5,000 भीड़ आनी है, 10,000 भीड़ आनी है, तो उसको भीड़ दिखाई पड़नी चाहिए। और इसीलिए मैं इस पर आई बात, इस पर आज क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं हुई सब नकल की भेंट चढ़ गई। सरकार की मंशा है परीक्षा इसलिए कराओ कि नौजवानों को झूठा आश्वासन मिलता रहे कि यह परीक्षा हो रही तो नौकरी मिलेगी, लेकिन परीक्षा कभी होगी नहीं। हर परीक्षा जब नकल की भेंट चल रही है और परीक्षा रद्द हो रही है तो भर्ती कैसे होगी? ये जानबूझ करके देश के नौजवानों के साथ धोखा किया जा रहा है। नीट जैसी परीक्षा, नीट जैसी परीक्षा भी आज इसी नकल और भ्रष्टाचार की भेंट बलवेदी पे चढ़ गई। आज पूरे देश का नौजवान हताश निराश है कि जब नीट की परीक्षा में घपला हो सकता है तो छोटी छोटी राज्य सरकारों के अधीन जो परीक्षाएं होती हैं उसमें कितनी बड़ी धांधली होती होगी, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आप जानते हो ये भी हमारे महापुरुषों का विचार का गला घोटा जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पढ़ने का राइट क्यों दिया? इसीलिए कि गरीब के बच्चे पढ़े लिखेंगे तो विविध सरकारी नौकरियों में जाएंगे। भाई इनके पास हजारों साल से इनको जमीन रखने का अख्तियार नहीं दिया गया, धन रखने का अख्तियार नहीं दिया गया, सम्मान स्वाभिमान को कुचला गया, खेत बाड़ी से इनको दूर रखा गया। तो खेत नहीं है तो खाएंगे कहां से? धन नहीं रखे हैं तो बच्चों को पढ़ाएं कहां से? इसीलिए पढ़ने लिखने का राइट फंडामेंटल राइट के रूप में दिया और साथ ही साथ इस उम्मीद से कि नौजवान पढ़े लिखेंगे, बेटियां पढ़े लिखेंगी, सरकारी नौकरियां पाएंगी, तो सरकारी नौकरी पाने के बाद जब मुलाजिम बनेगा तो उसकी आर्थिक रूप से मजबूती आएगी, उसके अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएगा, अच्छा लिखाएगा, डॉक्टर बनाएगा, प्रोफेसर बनाएगा, इंजीनियर बनाएगा, आईएएस बनाएगा, आईपीएस बनाएगा, जज बनाएगा, बड़े बड़े पदों पर जाएंगे, उनको खुशहाली परिवार को आएगी। ये सरकार क्या कर रही है? सरकारी नौकरियों पर रोक लगा रही है। और दे क्या रही है? कौन सी नौकरी? आउटसोर्सिंग वाली नौकरी। आउटसोर्सिंग मतलब 8,000 10,000 वाली नौकरी, यानी ना खा सकते हो, ना अपने परिवार को कुछ दे सकते हो, खाएगा क्या, बचाएगा क्या, अपने बच्चों को पढ़ाएगा कहां से, अपने बीवी को शादी कहां से लाएगा, अपने भाई माई बाप के लिए दवा दरमद की पैसा कहां से लाएगा? यानी वह मोहताज जिंदगी जिएगा। और जब मोहताज जिंदगी जिएगा तो उसके बाद वो भूल जाएगा कि इसने मेरी नौकरी छीन ली, इसने मेरी जिंदगी चौपट कर दी, इसने मेरे परिवार को आज गरीब लाचार बना दिया, इसने मेरे आज मुझको बदतर जिंदगी जीने के मंजूर कर दिया। ये भूल जाएगा और 5 किलो 10 किलो चावल में सरकार का गुणगान करेगा, मन चाह वोट देगा। सरकार की नीति यही है। और क्या कर रही है?
एक और इसने एक राजनीति पैदा किया। अब ये सरकार क्या कहती है, पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा था लोग पढ़ लिख के आएंगे तो अपनी प्रतिभा के मुताबिक अच्छी अच्छी नौकरियों में जाएंगे। अब सरकारी नौकरियों की भर्ती नहीं होगी तो जाएंगे कैसे? क्या जबरदस्ती चले जाएगी क्या? तो अब क्या कह रही है, अब कहती है विश्वकर्मा सम्मान श्रम सम्मान योजना। इसमें मतलब क्या जानते हैं? लोहार का बेटा लोहारी करे, कुम्हार का बेटा कुम्हारी करे, मोची का बेटा मोचीगिरी करे, सब्जी पैदा करने वाले का बेटा सब्जी पैदा करे, दूध दही बेचने वाले का बेटा दूध दही बेचे। यानी जो हमारे बाप दादा पुरखे करते रहे मनु की संविधान की व्यवस्था के मुताबिक, भारतीय संविधान लागू होने के पहले जो हम गुलामी की जिंदगी जीते रहे, अब ये सरकार चाहती है कि इनकी आने वाली पीढ़ी भी इनके बाप दादा पुरखों की जो विरासत है उसको आगे ले जाए। धोखा नहीं है क्या? हमारे शर्मा जी मुस्कुरा रहे हैं कि हम बेटे को पढ़ाई लिखाई दिए थोड़ो कि अब आप चुनाव लेके बात बनाएगा, लेकिन ये यही करवाना चाहते हैं। इसको समझना होगा और आप नहीं समझोगे तो वो आपको समझाने नहीं आएंगे जो आपका गला काट रहे हैं। संगठन बना करके मानव घासीराम साहब की इस कारवां को हम लोगों को संयुक्त रूप से आगे ले चलना है, आगे बढ़ाना है। बाबा साहब का मिशन हमारे सामाजिक क्रांति करने वाले महापुरुषों का मिशन, उसको बचा के रखना है, अपनी झांकी और विरासत के रूप में उसको संजोग के रखना है और साथ ही साथ उसको उस विचारधारा बड़े बड़े लोग पगड़े झांकने लगे।